बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। शायर अहमद फरहाद जिनकी गुमशुदगी का केस चल रहा था, उन पर 2 FIR दर्ज हो गई थी। उनको आज ही जेल मुंतकिल किया गया है जुडिशल रिमांड पर। उनका जिस्मानी रिमांड पूरा हुआ है और उनको जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल किया गया है। अब उनकी रिहाई के इम्कानात तो पैदा हो गए हैं, लेकिन आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था उनकी रिहाई के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जिसकी समाअत कर रहे थे, उसमें आज 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है। और ये तहरीरी फ़ैसला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उर्दू में तहरीर किया है। उर्दू में ये तहरीरी फ़ैसला है, इसके मोटे मोटे निकात क्या हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये फ़ैसला पढ़ के अंदाज़ा होता है कि वो जो कहानी बनाई गई थी प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि जी इनकी तू तकार हो गई थी एक पुलिस एहलकार से, कार सरकार का में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज हुआ है। अदालत ने उस कहानी को मानने से इनकार कर दिया है। क्या कहा है आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपने तहरीरी फ़ैसले में, ये ज़रा देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि, और ये मैंने आपको बताया कि उर्दू में तहरीरी फ़ैसला है, इसमें कहा गया है कि 15 मई से जबरी लापता अहमद फरहाद अभी तक घर नहीं पहुँच सका है। फैसले में लिखा है कि वजारत कानून, वफाकी पुलिस और अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अहमद फरहाद थाना दहरकोट मुकदमे में गिरफ्तार है, जबकि मुजफ्फराबाद सदर पुलिस स्टेशन मुकदमे में मतलूब है। फैसले में लिखा गया है कि हालात और वाक़यात के मद्देनज़र अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मुग़वी जबरी लापता और रियासती इदारे बाजियाबी में नाकाम रहे। अदालत वो कहते हैं कि इस नतीजे पर पहुंची है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अदालत को बताया गया था, वो जो FIR पेश की गई थी, अदालत उसको मानती नहीं है। अदालत कह रही है कि हालात व वाक़यात के मद्देनज़र अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुग़वी जबरी तौर पर लापता था, उसको जबरी तौर पर लापता किया गया था और रियासती इदारे बाजियाबी में नाकाम रहे। फिर वो लिखते हैं कि 15 मई को थाना लोही भीड़ से सफ़र 29 मई को दीर कोट की हदूद में मुज़हिका ख़ेज़ तौर पर कानूनी दायरा इख्तियार में दाखिल हो गया। यानी वो कहते हैं कि जी 29 मई को दीर कोट की हदूद में मुज़हिका तौर पर लिखा है कि बहुत मज़ाहिया बात है, ये मुज़हिका ख़ेज़ बात है कि वो जो है पहले जबरी तौर पर गुमशुदा हुआ, लेकिन फिर वो कहते हैं 29 मई को मुज़हिका ख़ेज़ तौर पर कानूनी दायरे में उसको दाखिल कर दिया गया। पहले गैर कानूनी था, फिर कानूनी दायरे में दाखिल हो गया। अदालत ने हुक्म दिया है कि फरहाद के घर पहुंचते ही थाना लोही भीड़ का तफ्तीशी अफसर उसका 164 का बयान कलमबंद कराए, उससे पूछे कि क्या हुआ है। 164 का बयान जो है उसका कलमबंद होना चाहिए। अदालत ने हुक्म दिया कि रजिस्ट्रार ऑफिस तमाम लापता अफराद केसेस को यकजा करके लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को पेश करे। अदालत ने यह हुक्म भी दिया है, यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की ने, कि रजिस्ट्रार ऑफिस क्रिमिनल जस्टिस कमेटी के आइंदा इजलास में तमाम सिक्योरिटी इदारों को मदऊ करे और गुजारिशात ज़ेर बहस लाई जाएँ। बड़ा सख्त ऑर्डर्स है, मैं समझता हूँ कि ये क्रिमिनल जस्टिस कमेटी के आइंदा इजलास में सिक्योरिटी इदारों को मदऊ करे और गुजारिशात ज़ेर बहस लाई जाएँ। अदालत ने लिखा है कि कौमी सलामती उमूर से मुतल्लिक केसेस की इन कैमरा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अदालत ने यह भी लिखा है कि तहकीकाती इदारों के सबरान से इन कैमरा ब्रीफिंग के बाद लार्जर बेंच केस की समाअत करे। अदालत कहती है कि लार्जर बेंच ही मीडिया रिपोर्टिंग ना करने से मुतल्लिक अहकामात भी जारी करे, जो मीडिया पर रिपोर्टिंग ना करने पर पाबंदी आयद कर रखी है। फिर इस फैसले में लिखा गया है कि अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून की कोशिशों से बताया गया कि फरहाद 2 मुकदमात में गिरफ्तार है। अदालत कहती है कि इन हालात के पेश नज़र मुग़वी को इस अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, ये उनकी जानिब से कहा गया। हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुग़वी को जबरी तौर पर लापता किया गया। रियासती इदारे अपनी मुकम्मल कोशिश के बावजूद मुग़वी को बाजियाब कराने में नाकाम रहे। अदालत ने लिखा कि हाँ, ये मैंने आपको बता दिया कि मुज़हिका ख़ेज़ तौर पर कानूनी दायरा इख्तियार में इसको फिर दाखिल कर दिया गया। फिर कहा गया है कि फरहाद अली शाह की गिरफ्तारी जिन हालात में रिकॉर्ड पर लाई गई, अदालत उसे गैर कानूनी अमल करार देती है। अदालत ने कहा है कि जिस अंदाज में ये गिरफ्तारी रिकॉर्ड पर लाई गई, ये गैर कानूनी अमल है। अदालत कन्विंस है कि उसको पहले जबरी तौर पर लापता किया गया, और अदालत जब बार बार मांगती रही रियासती इदारों से और हुकूमत से कि इस शख्स को पेश किया जाए, तो फिर उसकी जबरी गुमशुदगी को एक कानूनी दायरा कार में लाकर
उसकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई, लेकिन अदालत मानती है कि ये सारा अमल गैर कानूनी तौर पर सरअंजाम दिया गया है। तो ये 4 सफ़ात का पर मुश्तमिल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का फैसला हमारे सामने आया है, जिसके चीदा निकात मैंने आपके सामने रखे। 2-3 मौज़ूआत पर ज़रा और बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, जिसका आज तक फैसला नहीं हो पा रहा। इसमें पहले हमारे सामने नाम आया शेर अफजल मरवत का, फिर हमारे सामने शेख वकास अकरम का नाम आ गया, अब तीसरा नाम सामने आया है और ये नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रपोज़ नहीं किया। ये नाम जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले हैं, यानी महमूद अचकज़ई और बाकी लोग, उन लोगों ने तजवीज़ किया है और वो ये समझते हैं मौलाना फजल रहमान को अगर आपने ऑन बोर्ड लाना है, मौलाना फजल रहमान साहब को अगर आपने अपने साथ इत्तेहाद में शामिल करना है, तो फिर उनकी पार्टी का कोई बंदा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए और उसमें जो है वो अब्दुल गफूर हैदरी साहब का नाम दिया गया है। आप देखें, मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, वो अभी तक डील करने से बाज नहीं आ रहे। पहले उनकी कोशिश थी कि वो हुकूमत के साथ कोई डील कर लें, पहले उनकी कोशिश थी कि उनको कुछ ना कुछ मिल जाए, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नर ही मिल जाए। हमारे पास खबर ये भी थी कि मौलाना फजल रहमान से जब नवाज शरीफ मिलने के लिए गए तो फजल रहमान साहब ने कहा था कि अब सब कुछ बांट देने के बाद आप मेरे पास क्या लेने आए हैं। और चूंकि फजल रहमान साहब को कुछ देना चाहती ही नहीं थी, ये भी मैंने आपको इलेक्शन से पहले खबर दी थी कि नून लीग ने जाकर कहा है कि जनाब ये मौलाना फजल रहमान को हमारे साथ शामिल ना कीजिएगा, हम इनके ये बहुत तंग करते हैं। तो ये नून लीग की बड़ी पोजीशन वाज़ेह थी कि वो मौलाना फजल रहमान साहब को मुफ्त में अपने साथ रखना चाहते हैं और यानी उनको कुछ देना नहीं चाहते। और ऐसे में जब फिर हुकूमत साजी का अमल शुरू हुआ, पहले तो मौलाना फजल रहमान खैर सदारत मांग रहे थे, सदर पाकिस्तान बनना चाहते थे। मौलाना फजल रहमान को नवाज शरीफ ने साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि इलेक्शन होंगे तो फिर देखेंगे। फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने डील करने की कोशिश की कि कुछ ना कुछ उनको मिल जाए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया गया। जब कुछ नहीं दिया गया तो फिर वो इनकलाबी बन गए। जब इनकलाबी बन गए तो फिर उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया और कहा कि जी ये तुम आइन के मुहाफ़िज़ हो, तुम सरहदों के मुहाफ़िज़ हो और तुम हमारे कामों में क्यों आ गए और साथ साथ क्यों खेल रहे हो, और ये वो सारा कुछ जो आपने सुना उनके बारे में। फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, अब उनके पास कोई रास्ता ना बचा तो अपोजिशन के साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं। अब अपोजिशन के साथ इत्तेहाद करेंगे तो फिर अपोजिशन से भी उन्होंने कहा कि भाई दो हमें देते क्या हो। तो फिर अपोजिशन के पास देने के लिए तो कुछ बहुत ही कम चीज़ें हैं, तो उनमें से एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक बड़ा लुक्रेटिव सा ऑप्शन है। तो वो अब जो इत्तेहाद है उसने फैसला किया है कि ठीक है, मौलाना गफूर हैदरी को ये दे दिया जाए और मौलाना गफूर हैदरी जो हैं उनको, यानी मौलाना फजल रहमान इस कीमत पर हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। चलिए अपोजिशन में उनको कुछ ना कुछ मिल जाए। ज़ाहिर है लीडर ऑफ द अपोजिशन तो उनको बनाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद एक बड़ा ओहदा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, तो ये कमेटी उनको दे दी जाए। तो ये प्रपोजल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आया है। अब तहरीक इंसाफ इस पर क्या जवाब देती है और क्या सोचती है कि क्या वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपने पास रखना चाहेगी या मौलाना फजल रहमान को देना चाहेगी। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो आप जानते हैं कि यानी कुछ ना कुछ लेकर ही शायद इत्तेहाद में शामिल होंगे, इसके बगैर मुश्किल दिखाई देता है। तो ये नाम हमारे सामने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स के कमेटी के तौर पर उनका नाम सामने आया है। अब आ जाइए आप ज़रा, शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद तो दी है मोदी साहब को कि वो वज़ीर आज़म बन गए हैं 3rd टाइम, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि मोदी ने इस दफ़ा शहबाज शरीफ को अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करने के लिए नहीं बुलाया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पिछली मरतबा जब यानी एक दफ़ा शायद उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी में जो है वो नून लीग की तरफ से शिरकत की भी जा चुकी है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो, जब मेरे जहन में फौज मैं चेक करता हूँ वैसे इसको। लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने दावत ही नहीं दी, बुलाया ही नहीं है। हालांकि जब ये हुकूमत आई थी तो आते ही इसहाक डार साहब ने बरतानिया जाकर ये पैगाम दिया था और ऐलान किया था कि हम भारत के साथ तिजारत करना चाहते हैं। आते ही ये ऐलान किया गया था कि हम तिजारत करना चाहते हैं, लेकिन उसके जवाब में भारत का पैगाम आया था कि हम पाकिस्तानियों को घुस के घर में घुस के मारेंगे। ये उनकी तरफ से जवाब था। फिर नवाज शरीफ भी आपको याद होगा जिस दिन पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान आते ही उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर कहा था कि अगर मेरी हुकूमत होती तो और CPEC बन रहा होता तो भारत CPEC की मुखालफत ना करता बल्कि वो इसका हिस्सा बन जाता और भारत इसका हिस्सा बन के और इस ट्रेड का में से फ़ायदा उठा रहा होता। यानी उन्होंने फिर तिजारत की तरफ इशारा किया था कि हम भारत के साथ तिजारत करना चाहते हैं। लेकिन मोदी का बार बार आप पैगाम सुन रहे हैं, मोदी कह रहे हैं कि इनको तो हमने 2 वक्त की रोटी के काबिल भी नहीं छोड़ें, ये तो हमारा मुकाबिल ही नहीं रहे और हमारी तरफ से मुसलसल मोहब्बत के पैगाम भिजवाए जा रहे हैं। और वो तस्वीर जो कल हमने देखी है जिसमें दूसरे ममालिक के कई सरबराहान
उस तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक थे, लेकिन पाकिस्तान को शहबाज शरीफ को दावत तक नहीं दी गई। तो वो पाकिस्तान और वो नून लीग की हुकूमत जो मोदी के साथ रहो रस्म बढ़ाने में बहुत संजीदा दिखाई देते हैं, तिजारत भी करना चाहते हैं, मुबारकबादें भी देते हैं, वो इन्हें अपनी तकरीब हल्फ बर्दारी में भी बुलाना नहीं चाहते। तो ये है जनाब असल हकीकत इनकी शरीफ ख़ानदान की। तो मुंह मोड़ लिया ऐसा लगता है मोदी ने भी, जो एक दफ़ा बग़ैर वीज़े के पाकिस्तान आए थे और जाती उम्र गए थे, शादी में शिरकत की थी, वो मोदी अब जो है इनको अपने पास बुलाने तक के रवादार नहीं हैं। आखिरी बात यह है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं उन्होंने कल पार्टी छोड़ दी थी। कल क्रिकेट मैच था, कोई और मौजूद पर बात ही नहीं हो सकी। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा पार्टी छोड़ना तो चलें एक ख़बर है, लेकिन दूसरी ख़बर यह है कि उन्होंने नून लीग पर मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिस जमात ने मैंडेट चोरी किया मैं उस पार्टी का हिस्सा नहीं रह सकता। फिर उन्होंने कहा है कि इस पार्टी ने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया था, लेकिन जब आप हर कीमत पर इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, अपने उसूलों को भी कुर्बान करके इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, तो फिर मैं इक़्तिदार का वाली पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि आप अपने उसूलों के लिए नहीं खड़े हुए हैं। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने और भी बड़ी सख्त बातें की हैं और वो पार्टी छोड़ गए हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब का पार्टी छोड़ना इसलिए सिग्निफिकेंट है कि वो मरीम नवाज़ के तर्जुमान हुआ करते थे, वो नवाज़ शरीफ के तर्जुमान हुआ करते थे, वो सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ टॉक्स होती थी। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की तरफ से जनरल बाजवा के लिए पैगाम रसानी किया करते थे, उनसे मुलाकातें किया करते थे। मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद पीडीएम बन गई थी, उसके बाद हुकूमत के खात्मे की तहरीक शुरू हो गई थी। ये सारा कुछ इस सब के चश्मदीद गवाह रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब। और अब ज़ुबैर साहब ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि समझते हैं कि पार्टी का कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता, कोई नज़रिया, कोई नज़रियाती मौक़िफ़ तो रहा नहीं है, तो ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं रहा जा सकता। तो मेरा ख़्याल है कि आप पिछले मुसलसल कुछ दिन से नवाज़ शरीफ शायद ख़ाक़ान अब्बासी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में अच्छे अच्छे कलमात कहते हैं, उनके बारे में अच्छे अच्छे जुमले कहते हैं, जब भी तकरीर करते हैं बतौर ख़ास बतौर एहतमाम शायद ख़ाक़ान अब्बासी की तारीफ़ करते हैं। ऐसा लगता है कि वो उन्हें वापस लाना चाहते हैं। एक तरफ वो उन्हें वापस लाने की कोशिशें कर रहे हैं, जबकि और वो यकीनन वापस नहीं आएंगे, और दूसरी तरफ उनके मज़ीद लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए एक सेटबैक है, एक बड़ा धचका है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।